नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को लेकर के चुनौती दी गई है और जिन लोगों ने ये चुनौतियां दी हैं, सब उन्हें पहचान रहे हैं। सबके दिमाग में उन्हें ये पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान बैठी हुई है। 20 से ज़्यादा याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पूरी हो गई हैं। अब इस पर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष भी रखा है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कब बहाल होगा, चुनाव कब कराए जाएँ, इसको लेकर के भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है, यानी कि केंद्र के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं। फैसला निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव इकाई को लेना है, यानी कि उनके फैसले पे ये निर्भर करेगा। और ये भी स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है और ये लगभग 1 महीने में पूरी हो जाएगी। सरकार के वकील ने ये भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो ये भी कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं। अब तुषार मेहता का ये कहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं, यानी कि अब ये तो भूल जाइए कि वहाँ से 370 हटेगा। तो आज बात करते हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो। सरकार तो तैयार है, लेकिन ये कितना आसान होगा? और इसी पे आज बात करते हैं। मैं अपने साथ आज के मेहमान मिस्टर केसी गुप्ता को जोड़ती हूँ और उन्हीं से इस पे चर्चा करते हैं। मिस्टर केसी गुप्ता डिफेंस डायरेक्टर रह चुके हैं और कानूनी मामलों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। पूरा दखल रहता है इनका उसमें। ओवर टू मिस्टर केसी गुप्ता। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू। आपके दर्शकों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। सर, जम्मू कश्मीर में अब चुनाव की बात हो रही है और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 लेवल पे होंगे। पहला पंचायत चुनाव, दूसरा नगर निकाय, देन फिर विधानसभा चुनाव। इस पे मैं बात करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये स्थिति क्यों बनी जम्मू कश्मीर में और वहाँ पे 370 क्यों लगाया, क्यों हटाया गया? ये ज़रा आप थोड़ा-सा बताइए इस पे, सर। जी, देखिए धारा 370 जो हमारे संविधान में लगाई गई थी, इसके पीछे उस समय की जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार थी। कारण ये था कि जब देश का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन का निर्णय हो गया था, तो जो स्कीम माउंटबेटन ने पेश की थी, उसमें 2 डोमिनियन बनाए गए थे, पहले भारत और पाकिस्तान नाम के। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रजवाड़े थे, उनको ये छूट दी गई थी कि वो चाहे तो भारत के साथ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं। जी, तो उस समय कोई 550 के करीब देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं। उनमें से ज़्यादातर ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया था भारत के साथ रहने का, लेकिन कुछ स्टेट्स को उनकी सोच कुछ और थी, उनके एम्बिशन थे। जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर, ये नाम उसमें जी, प्रमुखता से आते हैं, जिन लोगों की जी, अपनी अलग एम्बिशन थी। इनमें से हैदराबाद के नवाब ने तो बड़ी एक्टिव कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ मिल जाने की, और कुछ राज्यों के ये ख्वाब थे कि वो अपना एक अलग राज्य स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान से दोनों से अलग रह के बना सकेंगे। इनमें से कश्मीर भी एक था। कश्मीर की विशेष परिस्थिति इसलिए बन गई थी कि वहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो हिंदू राजा थे और जो कश्मीर की बहुसंख्या थी वो मुसलमान थी। इसके विपरीत हैदराबाद की स्थिति ये थी कि वहाँ के नवाब
थे वो मुसलमान थे और ज़्यादातर जो वहाँ की आबादी थी वो हिंदुओं की थी। तो ये जी, स्थिति का विरोधाभास था। जी, खैर, इन सब परिस्थितियों के बीच में पाकिस्तान को ये किसी भी सूरत में गवारा नहीं था कि कश्मीर उसको ना मिले। वो हर एक स्थिति में कश्मीर को अपने साथ लेना चाहता था और उसका एक तात्कालिक कारण भी था। मोहम्मद अली जिन्ना, जब ये आज़ादी का सारा वार्तालाप चल रहा था, जितना संघर्ष चल रहा था, आज़ादी के लिए जी, तो उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उनका तो एक ही मुद्दा पाकिस्तान प्राप्त करने का था। बहरहाल वो उसमें काफ़ी व्यस्त रहे और जब ये सब हो गया, तो उनकी इच्छा हुई कि हम कश्मीर में जाके शांति से आराम करेंगे। अब कश्मीर पाकिस्तान में तो गया नहीं था, वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने अपने एडीसी को भेजा महाराजा के पास जाके भी हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था वहाँ पे की जाए। अब भाई गवर्नर जनरल थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उनके लिए रहने के लिए भी वैसे महल का इंतजाम करना था। महाराजा हरी सिंह ने उनको एंटरटेन नहीं किया, उनके एडीसी को कह दिया कि जिन्ना का कश्मीर में कोई काम नहीं है, इसलिए हम उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। ओके, इस बात से बौखलाकर जिन्ना ने कहा कि अगर ऐसी बात है, उस काफिर की ये हिम्मत, अच्छे शब्द नहीं इस्तेमाल किए थे उसने, तो मैं कश्मीर को बाय फोर्स ले लूँगा। ओके, और उसके लिए अब चूँकि उस वक़्त तक जो कमांडर इन चीफ थे, भारत और पाकिस्तान के वो एक ही थे। फ़ौज अभी तक अंग्रेज़ों की ही थी। भारत के गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इन सूरत में, इस सूरत-ए-हाल में मोहम्मद अली जो थे अपने, ये जिन्ना, ये फ़ौजों को सीधे मुँह करने का आदेश तो दे नहीं सकते थे। इसका उन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि जो कबायली थे, अफ़गानिस्तान के साथ लगता हुआ जो इलाका है, पख्तूनख्वा का जो इलाका है, जी, वहाँ के कबीले के लोगों को, कबायलियों को उन्होंने उकसाया, उन्हें कहा कि वो जाके कश्मीर में घुस जाएँ, हथियार लेकर के और ज़बरदस्ती उस पे कब्ज़ा कर लें। और अंदर खाने उनको पीछे से सारी सपोर्ट पाकिस्तान की आर्मी ही दे रही थी, बिना उनके अंग्रेज़ सेनापति के आदेश के, उसकी जानकारी के बिना। जो मध्यम दर्जे के जो अधिकारी थे उनके निर्देशन में पाकिस्तान की आर्मी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी, उनको हथियार दे रही थी और उनकी हर तरह से मदद कर रही थी कि वो यहाँ के कब्जा कर लें। खैर, जब हालात ये हो गए, तब महाराजा हरि सिंह को चिंता हुई। जो अभी तक आनाकानी कर रहे थे, ना तो भारत के साथ जाना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ जाने का सवाल ही नहीं था। उनका ख्वाब था कि मैं एक अलग से अपना राज्य चलाऊँ, ये भी संभव नहीं दिखता था क्योंकि उनके पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उस पैनिक की अवस्था में, उस घबराहट में, उस डर के मारे उन्होंने सरदार पटेल से आग्रह किया कि आप हमको बचाइए। और सरदार पटेल की तो पहले भी शर्त थी, वो पहले उनको 3 जुलाई को लिख भी चुके थे और जो संघ के थे गुरु गोलवलकर जी उनको भेज चुके थे उनको समझाने के लिए, वो मान नहीं रहे थे। हुँ, बहरहाल इस मौके पे सरदार पटेल ने फिर दोहराया कि हम आपकी मदद करेंगे, शर्त ये है कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, उस पर हुँ, दस्तखत हुँ, करें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, एक मानक हुँ, मसौदा था, उसी पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। खैर, महाराजा के अनुरोध पर उन्होंने कुछ विशेष रियायतें जम्मू कश्मीर की रियासत को देने की बात मान ली। और उसका कारण भी था क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में, जैसा मैंने कहा, कि मुसलमानों की आबादी थी और उनके सर्वमान्य नेता शेख अब्दुल्ला थे। वो भी चाहते थे कि उनको विशेष रियायतें मिलें। उनकी जनता की भावनाओं को देखते हुए तो शायद वो पाकिस्तान में उनको जाना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि जिन्ना की इससे शेख अब्दुल्ला से बिल्कुल नहीं बनती थी। शेख अब्दुल्ला भी जिन्ना को लाइक नहीं करते थे, इसलिए पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे और वो हिंदुस्तान में भी नहीं रहना चाहते थे। उनका भी ख्वाब था शेख अब्दुल्ला का कि मैं एक सदर रियासत, मैं कश्मीर का सुल्तान बन जाऊँ, ऐसी उनकी महत्वाकांक्षा थी। लेकिन वो संभव नहीं था, तो उनका बड़ा दबाव था कि भारत में अगर रहना भी है, तो भारत के साथ हमारा जुड़ाव केवल बराए नाम रहे, केवल बाहरी ताकतों से लड़ने के मामले में, रक्षा के मामले में तो भारत हमारी मदद करे, हमारा ज़िम्मा ले, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी हमारे पास रहनी चाहिए, इंटरनल सोवरेनिटी यानी आंतरिक प्रभुसत्ता हमारी रहे, आंतरिक संप्रभुता हमारी रहे, शासन में पूरी ऑटोनॉमी हमारी रहे और केवल बाहरी मामलों में, विदेशी मामलों में, उसमें भी खासकर रक्षा के मामलों में ही भारत सरकार उसका ज़िम्मा ले, ऐसी उनकी मंशा थी।
तो इन हालात में जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष रियायतें देने का निर्णय उन हालात में करना पड़ा। ये है बैकग्राउंड धारा 370 लगाने की। जी। अब धारा 370 के अंतर्गत उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, जिसमें सबसे प्रमुख बात ये थी कि भारत की संसद जम्मू कश्मीर के मामलों में तब तक कानून नहीं बना सकती थी जब तक कि उसमें सहमति उनकी अपनी लेजिस्लेचर की, उनकी विधानसभा की न हो। और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो मुद्दे थे, वही मुद्दे अगर भारत सरकार की जो जूनियर लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है, उनमें जो मुद्दे कोरस्पॉन्डिंग है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ, उन्हीं मुद्दों पे कानून बना पाएगी भारत की संसद। और वो मुद्दे कौन से होंगे, इस बारे में जो राज्य सरकार है उसकी राय में ये बात तय होगी। फाइनल डिसीजन तो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया था, लेकिन वो उनकी सहमति से ये तय करेंगे कि भाई कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी हैं और भारतीय संविधान की यूनियन लिस्ट में हैं, कंकरेंट लिस्ट में हैं। केवल उन्हीं मुद्दों पे भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार था। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि संविधान की धारा 370 के अंतर्गत जिन मुद्दों पे कानून बनाने की आज़ादी संसद को थी, तो उसमें जिस राज्य सरकार की सहमति की बात है, वहाँ पे राज्य सरकार की परिभाषा जो वहाँ पे दी गई है, उसके अनुसार वहाँ के महाराजा और अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वो ये फैसला करेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं। तो जब वो महाराजा रहे नहीं, अब दिलचस्प बात यह है कि जब उनका विलय हो गया तो रूलर, एक शासक होने का उनका जो स्टेटस था वो तो खत्म हो गया। लिहाजा उनकी राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि राय आप किससे लेने जाएंगे। तो जब ये आप राय नहीं ले पाएंगे, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप ये हो गया कि भारत की संसद तब तक कोई कानून नहीं बनाएगी जब तक कि उस पे जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति ना हो। अब ये एक ऐसा प्रावधान था जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा राज्य और खासकर कश्मीर में हालात ये थे कि भारत की सेना को तो वहाँ पर ऑक्यूपेशन आर्मी मानने लगे थे। वो कहते थे कि आप केवल फौज के बल पे ही कश्मीर पे कब्जा किए बैठे हैं, आप तो कब्जा धारी हैं और जी। ये कश्मीर अदरवाइज आपका पार्ट नहीं है। ये पाकिस्तान का दुष्प्रचार था। जो अलगाववादी ताकतें कश्मीर में थी, जिसमें वहाँ के कुछ स्थानीय नेता भी शामिल थे और आबादी का एक वर्ग भी शामिल था, उन सब का प्रचार ये था कि भारत की स्थिति कश्मीर में केवल एक ऑक्यूपेशन आर्मी की है, केवल फौज के बदौलत जबरन कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान अपनी नोमेनक्लेचर में इसीलिए उसको IHK, इंडिया हेल्ड कश्मीर कहता है कि हमने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो ऐसा कोई ऐसे परसेप्शन बन गए, और वो बन गए और चलते इसलिए भी रहे कि हमारे भी उस वक्त के नेताओं ने, हमारी उस वक्त की सरकारों ने कुछ ऐसी भयंकर भूल कर दी। अब जैसे आप मामले को ले गए UNO में, जब कबायलियों ने आक्रमण किया और हमारी फौजें उनसे लड़ रही थी, सक्सेसफुली लड़ रही थी, उनको पीछे धकेल रही थी, ऐसे में सीज फायर का निर्णय लेना, युद्ध विराम का निर्णय एक तरफा लेना, और चले गए UNO में कि साहब आप फैसला कीजिए। उन्होंने कहा कि आप रेफरेंडम कराइए, जनमत संग्रह कराइए कि कहाँ रहना चाहते हैं। तो ये जो एक विशेष बैकग्राउंड बनी, उनके तहत ये परसेप्शन जो लोग बना रहे थे वो काफ़ी हद तक टिका। दुनिया के बहुत से देशों में भारत की छवि ऐसी ही बनी रही कि भारत पूरी हठ धर्मिता से फौज के बल पे कश्मीर ने कब्जा किया हुआ है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी वास्तव में। लेकिन हमारी कौन सुनता, आप कहते रहिए, लोग तो वही कहेंगे। पाकिस्तान का दुष्प्रचार, इतना बड़ा उनका इस्लामी मुल्कों का पूरा ब्लॉक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, सब जगह तो उन्हीं के तरफदार, उनके हिमायती लोग थे। तो ऐसा परसेप्शन बना। इस परसेप्शन के बनने में सबसे बड़ा कारण था धारा 370। अब भारतीय जनता पार्टी तो बहुत वर्षों से ये मांग करती आई थी कि इस धारा 370 को हटना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जिसकी वजह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पा रहा है। हम कितनी भी घोषणा करते रहे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, लेकिन इस 370 धारा के चलते हुए वो अभिन्न अंग वास्तव में नहीं है, ना ही संवैधानिक दृष्टि से है।
उस पर तुर्रा ये 370 के साथ में धारा 35A में ये 370 को लागू करने की उद्देश्य से जो 300 ये 35A को जो लागू किया गया, उसमें उन्होंने एक परिभाषा ले आया परमानेंट रेजिडेंट। अब कश्मीर हाँ। के परमानेंट रेजिडेंट उनको माना गया, वो सन 54 तक जो स्टेट थी इनकी, 56 में इनका अपना संविधान आया, तो उस वक्त जो वहाँ पे लोग रह रहे थे या उससे पहले 10 साल से रह रहे थे, जाने कुछ इस तरह की कुछ प्रावधान हैं उसमें, जिसके आधार पे ये तय किया जाना था कि कौन परमानेंट रेजिडेंट है। तो वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का, ज़मीनें खरीदने का, सरकार में एम्प्लॉयमेंट लेने का, वहाँ पर सेटल होने का और व्यापार करने का, व्यवसाय करने का, ये सब अधिकार केवल परमानेंट रेजिडेंट के लिए सुरक्षित कर दिए गए, और जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे उनको अधिकार नहीं रहे। अब ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है वहाँ पर, जो तो उस वक्त जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब से और दूसरे हिस्सों से, पश्चिमी पंजाब से जो पाकिस्तान में चला गया, लोग वहाँ से आए थे रिफ्यूजी बन करके। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग जम्मू में गए, कश्मीर में भी गए। इसके अलावा जो देश के दूसरे राज्यों से लोग गए, जो कामगार हैं, जो वहाँ पर नौकरी करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, वो कितने ही बरसों से वहाँ पे रह रहे हैं, कितने दशकों से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनको पीआर, परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस ना होने की वजह से ना वहाँ पर वो वोट दे सकते हैं, ना वो वहाँ पर कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और उनका नौकरी भी तभी तक है जब तक उनकी है, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप के कोई राइट नहीं है। जो कश्मीरी महिलाएं परमानेंट रेजिडेंट अगर कश्मीर से बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो भी उनका परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस जो है चला जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 370 धारा, जिसका जस्टिफिकेशन ये था कि कश्मीर के लोगों को खास स्टेटस दे करके उनको गौरवान्वित करना है, उसका धरातल पर प्रभाव ये हो रहा था कि कश्मीर की ये काफ़ी बड़ी जनसंख्या को उन मौलिक अधिकारों से महरूम कर दिया गया था जो शेष भारत के सभी लोगों को उपलब्ध थे। एक ये। जी। अब इस स्थिति का फ़ायदा चूँकि अलगाववादी ताकतें, आतंकवादी पाकिस्तान की शह पर उठा रहे थे, और इस तरह का नैरेटिव, एक परसेप्शन उन्होंने क्रिएट कर दिया था और वो चला रहे थे, और इसके चलते हुए भारत सरकार, केंद्रीय सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में कोई इफ़ेक्टिव कदम उठाने में अपने आप को असमर्थ पाती थी, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो जम्मू कश्मीर की सरकार अथवा उनकी जो लेजिस्लेचर है, उनकी विधानसभा उनके पास थी। इनके पास तो अधिकार ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि बड़ा पुराना एजेंडा था उनका, आपको याद होगा 2019 फरवरी में पुलवामा अटैक हुआ। जी। 140 सीआरपीएफ के पर्सनल, उनके जवान वहाँ पे मार दिए गए। ये एक, मैं समझता हूँ, मोदी सरकार के आने के बाद एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। जी। पूरी स्ट्राइक हुआ था, ऐसी गिनी-चुनी। जी। तो इतने बड़े हादसे के बाद अगर पहले की सरकार होती, मनमोहन सरकार होती, तो क्या करते? वो कहते ठीक है साहब, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, या कहते हैं हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, वो क्रिकेट मैच खेलने का पाबंदी लगा देते। यानी जैसे बच्चे हाँ। रूठ जाते हैं कि चलो हमारी अनबन हो गई है, 2 बच्चे जब खेलते-खेलते झगड़ पड़े, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, हमारी कुट्टी हो गई। कहने में शर्म लगती है, लेकिन सच ये है कि कुछ नहीं, बहुत सालों तक हमारी सरकार का रवैया उन बच्चों के जैसा ही था। आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया, आपने मेरे यहाँ आतंकवादी भेज दिए, आपने हमारे यहाँ बम फोड़वा दिए, आपने मेरे 40 जवान मरवा दिए सीआरपीएफ के, तो जी। जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ये रवैया था। लेकिन मोदी सरकार में ये इस बात नहीं होती। उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, और सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचे कि जब तक 370 रहेगी, हम कश्मीर में कोई भी प्रभावी कदम उठाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम इसे हटा देंगे। जी। तो उनके बड़े-बड़े जो लीगल एक्सपर्ट हैं भारत सरकार के पास हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े ऊँचे दर्जे के लॉ ऑफिसर्स हैं, पूरी एक कानून मंत्रालय है, उन सबसे सलाह-मशवरा करके उन्होंने पाया कि धारा 370 की ही जो उपधारा 3 है, अनुच्छेद 3 में ही ये शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति को हैं, जिसके तहत इसे समाप्त किया जा सकता है। और इसी प्रावधान के अंतर्गत इससे पहले जो आदेश जम्मू कश्मीर के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए थे, वो उसी प्रावधान में किए गए थे, और उनको जब लोगों ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उनके चैलेंज टिके नहीं थे।
यानी कि उसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उनकी राज्य सरकार से हटा करके उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। 356 के अंतर्गत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, गवर्नर का रूल जिसको कहते हैं आम भाषा में, और ये काम उन्होंने कर दिखाया। जो लोग इसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट, इसके जो सिक्योरिटी पर जो फॉल आउट के लिए जो लोग डूम्सडे, जो कयामत की बात कर रहे थे, साहब कयामत आ जाएगी, मुफ्ती कयामत मोहम्मद आ जाएगी। इनका जो वो बयान था कि साहब अगर ऐसा कर दिया तो कश्मीर में भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा वगैरह वगैरह। तो जो ये डर दिखा रहे थे कि ऐसा कोई भी कदम उठाने से तो कयामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें सरकार का प्रबंधन भी, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए कि उनका जो इंटेलिजेंस इनपुट था, उन्होंने जो अपनी तैयारियां की थी वो भी था। लेकिन ये आश्चर्य पूरे दुनिया के देशों को होना चाहिए कि इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ना ही डोमेस्टिकली कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन आया जिससे भारत को किसी किस्म की शर्मिंदगी उठानी पड़े या कोई खून खराबा हुआ हो। कुछ भी नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि ये सरकार की अपनी ही कमजोरी थी, ये हमारा अपना ही डर था जिसकी वजह से हम ये कदम नहीं उठा रहे थे, और हमारी इस कमजोरी को भांप कर ही अलगाववादी ताकतें ये सब हरकतें कर रही थी। देखिए, संसद तक पे हमला हुआ, जो सबसे बड़ी ओह! संविधान की सीट है, वहां तक पर जी, हमला इन जी। कश्मीरी आतंकवादियों ने किया, जी, जी। और इतना सब बबेला, कश्मीरी पंडितों को वहां हाँ, से भगा दिया गया। तो तमाम ये सारे 370 हटाने जी, के जो हालात थे, उसके बाद रिएक्शन का ना होना एक बात पक्के तौर पे साबित करता है कि केवल हमारी कमजोरी थी जिसके चलते ऐसा हुआ। एक बार मोदी सरकार ने ये निर्णय ले लिया और पूरी शक्ति और पूरे दमखम से उसको लागू किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो अलगाववादी ताकतें थी, वो चैन से कैसे बैठती? उनको तो कभी भी मंजूर नहीं था। पहले उनको ये भ्रम था कि हम ग्राउंड पे ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि 370 को हटाने का फैसला इनको पलटना पड़ेगा। हमारी जो इंटरनल सोवरेनिटी है, आंतरिक संप्रभुता है, वो इन्हें वापस देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। ऐसे उनके ख्वाब थे। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो थक हार के आए कानून की शरण में, सुप्रीम जी, कोर्ट जी। में पहुंच गए। अब तो ये सर दो उन्हीं चीजें हमने बताई कि धारा 370 लगी क्यों और हुँ, हटाई किन हालात में गई थी। हुँ। अब देखिए उन्हीं के जो वकील हैं, सिब्बल एंड ऑल पार्टी, जी, ये सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने एक और ज़िक्र किया कि तब हमारी बेबसी थी। आज हम्म, सर हमारी बेबसी नहीं है। हम्म, आज देश का रुतबा दुनिया के सामने बढ़ा है। आप देख रहे जी, हैं किस जी, तरीके से। अगर हम 1 हफ्ते की ही घटनाओं को देखें तो बहुत कुछ बदल गया। चाँद पे पहुँच गए हमने, चाँद का पॉइंट टच किया। जी, अब आदित्य एसएल जाने वाला है। हम्म, ब्रिक्स आदित्य में एल1, प्रधानमंत्री पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी से की वैल्यू आपने देखा, उनके कहने से जी, कंट्रीज़ को शामिल किया गया। जी, सेकेंडली अब हम जी20 को प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं। हम्म, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब स्थिति सरकार की, मोदी सरकार की, इनफैक्ट प्रधानमंत्री की स्थिति वो नहीं है। तो अब जिस तरीके से ये सिब्बल एंड कंपनी और उनके पीछे जो हाथ है, वो जो ताकतें हैं, वो जो चाह रही हैं, उसको देखते हुए ये सारी दलीलें जो कोर्ट में चल रहा है, हालाँकि सरकार ने कह दिया है कि वहाँ चुनाव होंगे, लेकिन ये सारा मामला आप किस ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि अब हमारी भारत की स्थिति पहले की तुलना में बड़ी मजबूत है, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी और सैन्य दृष्टि से भी। जी, ये बात सही है। लेकिन मनविंदर जी, इतने कमज़ोर तो हम पहले भी नहीं थे। लेकिन आपके पास सरकारों की ताकत इच्छा होने के शक्ति नहीं साथ साहस, इच्छा शक यस, साहस, इच्छा शक्ति नहीं थी। यस, इच्छा शक्ति और साहस, इन दोनों का अभाव था। हुँ, तो वो बड़ा कारण मैं मानता हूँ। ताकत होने के बावजूद भी हम कमज़ोरों की तरह से बिहेव जो कर रहे थे, वो बात थी। मोदी सरकार के आने के बाद एक तो ये कमज़ोरी नाम की चीज़ चली गई, दूसरे उन्होंने तरक्की भी की, वास्तविक तौर पर भी हम ज़्यादा मजबूत हुए हैं।
तो ये बात सच है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल बिरादरी में, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत का रुतबा बढ़ा है। और ये मैं प्रधानमंत्री का अपना जो इनका अपना स्किल है, बड़े बड़े नेताओं से डील करने का जो इनका आत्मविश्वास है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जी। बात आई यहाँ की, आपने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली है। तो अब ये बड़ी मजे की बात है कि आप वो डेमोक्रेसी की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अलगाववादी ताकतें जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, उनके तर्कों में यह है कि साहब, एक तो कश्मीर की जो आंतरिक संप्रभुता थी वो आपने खत्म कर दी, इन्होंने, सरकार ने खत्म कर दी, हमारी ऑटोनॉमी खत्म कर दी, और ये कदम लोकतंत्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध हैं। उनका मुख्य तर्क ये है। लेकिन उसमें फैलेसी ये है, और जैसा अपने तुषार मेहता साहब ने बड़े इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट में बात रखी है कि हुजूर, सच तो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मौलिक अधिकार आदि लागू करने की बात थी, उसके रास्ते में तो 370 बाधा थी जिसको इस सरकार ने हटा दिया है। लिहाजा इनके जो कदम हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ज्यादा नजदीक हैं। जी। और खुद मोदी सरकार का जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के प्रति, उन्होंने पहले भी दोहराया था, अभी फिर दोहराया है। तुषार मेहता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम इस बात के प्रति बिल्कुल संवेदनशील हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सामान्य जो देश के बाकी हिस्सों में चलती है, दूसरे राज्यों में चलती है, उसको भी जम्मू कश्मीर में लागू किया जाना चाहिए, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये लेकिन का पेंच ये है, इस पे तुषार मेहता ने, सुप्रीम कोर्ट जो इंसिस्ट कर रही थी कि एक टाइम फ्रेम बताइए कि कब तक कर देंगे, कब तक आप स्टेट होल्ड का वापस कर देंगे, कब तक चुनाव करवा देंगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अभी हम आपको कोई तारीख बताने की स्थिति में तो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने रेफरेंस किसका दिया, जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दिया था। जी, जी। संसद के फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि जब 370 हटाने का जो निर्णय किया गया था, वो उस वक्त की जो एक्सट्रीम कंडीशंस थी इंटरनल सिक्योरिटी के को लेकर के, सिक्योरिटी सिचुएशन जो हमारा था, पुलवामा जैसे जब हमले हो गए, हाँ, ऑब्वियसली उसको ध्यान में रख करके की गई थी। और उसके बाद हालांकि स्थिति अभी काफी इम्प्रूव हो गई है, जी। लेकिन जब तक पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आ जाती, बिल्कुल स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक इस स्टेटहुड हम नहीं लौट आ पाएंगे। हाउएवर, वी स्टैंड कमिटेड टू रिस्टोरेशन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि साहब देखिए, हम आपको डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, सरकार इस पर कमिटेड भी है, और चुनाव ऐसा तो है नहीं कि सीधे विधानसभा के ही हो जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर स्टेटहुड इमीडिएटली नहीं आएगा तो लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलेंगे। उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं। हम पंचायतों के चुनाव कराएंगे, लोकल बॉडीज के, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो तो जो स्थानीय निकायों के चुनाव में ही सामने उभर के आती है। ग्रामीण ऑब्वियसली। क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के, और शहरी क्षेत्रों में जो नगर पालिकाओं के। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारा इरादा ये है कि हम इनके चुनाव करवाएं, ताकि जो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो, और फिर इवेंचुअली विधानसभा के भी करवा लिए जाएंगे। और इसी दौरान में जो स्टेटहुड है, जिसके लिए हमने पहले भी कहा है, वो उनको वापस दे दिया जाएगा। तो ये भारत सरकार की नीति है। लबोलवाब इसका ये निकलता है कि जो आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं एंटो डेमोक्रेटिक होने के, कश्मीरी अवाम के जो राइट्स को एब्रोगेट करने के, उनके अधिकारों को हनन करने के जो आरोप हैं, वो गलत हैं। और वो क्यों गलत हैं, ये मेहता जी ने अपने इन जवाबों से सुप्रीम कोर्ट में बराबर बता दिया है। तो कुल मिला के अगर ये आपसे मैं एक लाइन में पूछूं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसीडर है, जिसकी ओर अब दलीलें बढ़ रही हैं, जी। तो चुनाव भी होंगे और वहाँ जी, से 370 भी नहीं हटेगी, इम्पोज्ड बिल्कुल ही नहीं रहेगी। हटेगी। बिल्कुल जो नहीं, दलीलें 370 हट गई है, मतलब उसको रिवर्स नहीं हट करेंगे आप। रिवर्स नहीं हाँ, करेंगे, हाँ, है ना? रिवर्स नहीं करेंगे। रिवर्स नहीं करेंगे, उसको वापस नहीं लेंगे। जो हाँ, जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। दैट इज़ मतलब जो दलीलें एक सिनेरियो बना रही हैं वो ये है
तो अगर चुनाव मतलब संवैधानिक दृष्टि से जो जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन गया है, संवैधानिक दृष्टि से, सभी कानूनी दृष्टि से वो स्थिति अब बदली नहीं जाएगी। जी 370 को हटा दिया गया है और अभी हाँ वापस लौट के आने वाली नहीं है। वापस लौट के आने वाला नहीं है। सर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जी, दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि उनको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे वो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और केसी गुप्ता जी आपको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।